हेलो बच्चों। तो हम ये क्लास 12 की एक टॉपिक है। दिस टॉपिक इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और ये क्या है ना कि जब ये टॉपिक क्लास में पढ़ाई हुई थी तो मोस्ट ऑफ द बच्चों की जो बिहार बोर्ड से उनकी एग्जाम चल रही थी, तो शायद उनकी एक या दो लेक्चर्स छूट गई हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जितने भी पॉसिबल हो सके उसको रिकॉर्ड करके और हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो थोड़ा सा इस वीडियो को रेफर कीजिएगा लोग जिनका ये छूट गया है या जिनको क्लास में अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करते हैं तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाती है +2 के लिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंस हम लोग अभी बात कर रहे हैं लोग जो सीबीएसई बोर्ड है या बिहार बोर्ड है उनके लिए ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा लोग, ठीक है। तो उम्मीद है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरी पढ़ने से पहले जो बेसिक डिफरेंशिएशन है जिसमें चेन रूल हो गए या बेसिक डेरिवेटिव जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डेरिवेटिव क्या होते हैं, लॉग के डेरिवेटिव क्या होते हैं, एक्सपोनेंट के डेरिवेटिव क्या होते हैं, ये सब आपको पहले से आती होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जहां तक बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो नाम से ही क्लियर है कि जो डेरिवेटिव होती है या जो डिफरेंशिएशंस होती है उसके कुछ एप्लीकेशंस हम लोग डे टू डे लाइफ में जो होता है उसको यूज करेंगे यूजिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है 3-4 पार्ट में इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को हम लोग कवर करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज रेट मेजर, ठीक है। तो पहली पार्ट में जो हमें पढ़ना है दिस इज कॉल्ड रेट मेजर। तो इस रेट मेजर में हमें क्या पढ़ना होता है थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। सपोज कि कोई पर्टिकुलर एक इंसान है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड विथ इन चेंज इन टाइम टेकन, ठीक है। तो चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड बाय चेंज इन टाइम, अगर चेंज इन टाइम इंस्टेंटेनियस हो जाए या बहुत छोटा हो जाए तो ये कुछ ऐसी बन जाती है ds/dt, और इसी की वैल्यू निकालनी होती है। इसी को बोल देते हैं कि किस रेट से इंसान जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है। और आप लोग को पता होगा कि जिसको हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं। सिमिलरली इसमें कुछ ऐसी चीजें पढ़नी होती है कि सपोज एक सर्कल है, सपोज एक सर्कल है, उस सर्कल एक पर्टिकुलर रेट से उसकी रेडियस इंक्रीज कर रही है। तो सपोज एक सर्कल की पर्टिकुलर रेट से जो रेडियस इंक्रीज कर रही है तो किस रेट से उसकी एरिया इंक्रीज करेगी, यानी कि द रेट एट विच एरिया इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये निकलवा सकता है, ठीक है। या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है। अगर सपोज सर्कल की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये निकलवा सकता है। तो हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे लोग कि इसको रेट मेजर को कैसे हम लोग को डील करना है, ठीक है। इसके बाद से जो दूसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, या इसको एक टर्म में बोलना चाहे तो वी कैन से मोनोटोनोसिटी, ठीक है। तो इसमें हमें यह पढ़ना होता है, इसके लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक ऐसा कुछ ग्राफ ले लिया जाता है, ठीक है। सपोज हमारे पास एक ऐसी ग्राफ है, ये ग्राफ बच्चों आप लोग इसको गेस कर सकते हैं कि ये ग्राफ किसकी है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वैसे 12 क्लास से यही उम्मीद भी है कि जिसको समझ में आ रहा है तो ये कुछ y = e⁻x की ग्राफ बोल सकते हैं या y = a⁻x बोल सकते हैं, वेयर a इज ग्रेटर देन 1, इसकी ग्राफ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, अगर सपोज हम यहाँ पे x1 लेते हैं, ठीक है, सपोज हम यहाँ पे x1 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं x2, तो x1 के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आएगी, सपोज दिस इज f(x1) हो गया, ठीक है। और सपोज यहाँ पे एक दूसरी वैल्यू आएगी x2 के करस्पॉन्डिंग, सपोज दिस इज f(x2). तो क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, x में हम जैसे जैसे वैल्यू अपना इंक्रीज करते जा रहे हैं, y की भी वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। सपोज हम x3 लेते हैं, एक यहाँ पे पॉइंट लेते हैं सपोज, तो इस x3 के करस्पॉन्डिंग y3 भी यहाँ पे आएगी, ठीक है, और y3 की भी वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से बड़ी है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जैसे जैसे x बढ़ते जाते हैं y की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो
हमें इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, किस इंटरवल पे होता है, या डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, किस इंटरवल पे होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में, उसको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में पढ़ेंगे, या मोनोटोनिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट आते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सपोज एक ग्राफ की बात कर लेते हैं ना, सपोज आपके पास एक ऐसा ग्राफ बनाया गया है, ठीक है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और आपकी जो लिमिट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि सपोज ये आपकी ग्राफ ए से लेकर के और यहाँ पे बी तक है। ठीक है, तो आप बताएं कि ए से बी तक की जो वैल्यू है, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो रही है और सबसे छोटी वैल्यू क्या हो रही है। तो क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा कि सबसे छोटी वैल्यू इस पर्टिकुलर x पे जो वैल्यू आ रही होगी y की, ये सबसे छोटी वैल्यू हो रही होगी। और हम बात करते हैं सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके के हम लोग सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, और इसके क्या होते हैं कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग डील करने के लिए मैक्सिमा मिनिमा पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि सिलेबस से अभी रिमूव कर दिया गया है, बट हम कोशिश करेंगे उस वाले पार्ट को भी क्लियर कर देने के लिए, क्योंकि वो जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब जैसे कि बच्चों आप लोगों को याद होगा कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच टचेस द कर्व वंस एंड मिसेस फॉरएवर। ठीक है, ये तो ऐसे ही मैंने डिफिनेशन बोल दिया, बट एक्चुअल डिफिनेशन की बात करते हैं टेंजेंट की, तो दिस इज द लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। तो टेंजेंट को क्या बोल सकते हैं, लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। अब रही बात टेंजेंट की क्या होती है, तो जैसे कि अब इसमें डेरिवेटिव का क्या यूज है, तो उसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज बच्चों आपके पास एक कर्व है, सपोज आपके पास एक ये वाला कर्व है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको बोला जाए कि सपोज इस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो ये पॉइंट ऑब्वियस सी बात है कि लेट द पॉइंट बी x1, y1। ठीक है, x1, y1 हो गया। टेंजेंट क्या होगी, एक ऐसा लाइन जो इस कर्व को इस पॉइंट पे टच करे और आगे निकल जाए टच करके, तो यही टेंजेंट लाइन है। अब देखो बच्चों टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट की बात करते हैं तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट कुछ नहीं होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब इसकी इक्वेशन लिखने के लिए बताई जाती है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए जो मिनिमम एंड सफिशिएंट रिक्वायरमेंट होती है बच्चों आप लोगों के लिए, वो होती है एक पॉइंट। ठीक है, पॉइंट बोले तो कोऑर्डिनेट, ठीक है, x1, y1 जिससे लाइन पास करती है, और दूसरा होती है स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन जिसको m से भी डिनोट करते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, आपको एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, पॉइंट मिल गया यहां पे। अब रही बात कि सर स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप क्या होता है, तो स्लोप को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लोग tan थीटा भी बोल सकते हैं, और थीटा क्या होता है, द लाइन विच मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, द एंगल विथ the line which makes angle with the positive x axis, that is called theta। तो ये tan थीटा होता है, और tan थीटा क्या होता है, दिस इज चेंज इन y बाई चेंज इन x। और फिर से वही कहानी आ गई कि अगर चेंज इन x बहुत छोटी हो जाएगी तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और इसको हम लोग बोल सकते हैं dy बाई dx। यानी कि देख सकते हो कि अब डेरिवेटिव को हम लोग स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी बोल सकते हैं। तो इसको टेंजेंट एंड नॉर्मल में पढ़ेंगे। और अगर टेंजेंट की लाइन आप लिख सकते हैं, तो बच्चों बताओ कि नॉर्मल क्या होती है। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। दिस इज नॉर्मल। ये आपकी नॉर्मल हो गई और ये आपकी टेंजेंट हो गई। तो क्या इसका अगर आपका स्लोप पता है, तो दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज द m। अगर सपोज इसकी लाइन की स्लोप m1 है, इसकी m2 है, तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और इसकी भी स्लोप पता चल गई, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिख लेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही कहानी कराई जाती थी। और एक थर्ड, इसके अलावा एक और पार्ट आपको रिमूव कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एरर अप्रोक्सीमेशन। दैट इज एरर अप्रोक्सीमेशन। तो इस पार्ट में अब क्या कैसे क्वेश्चंस कराए जाते थे, सपोज आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चंस दे दिया गया बच्चों, सपोज आपको f ऑफ x एक वैल्यू दे दी गई, और इसकी वैल्यू दे दी गई है 3x की पावर 3, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर ऐसा क्वेश्चंस दिया गया है आपको और बोल दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2, तो इसको तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जहां जहां 2 है वहां पे x रख दोगे तो आपकी f ऑफ 2 की वैल्यू यहां पे क्लियरली आ जाएगी। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा रुकना। यार ये
दिस इज द गूगल विंडो पेंडिंग लास्ट एक्टिव यस्टरडे। चलो, तो यहां पे अगर हम यहां पे हम बात करते हैं कि f ऑफ 2 तो आप लोग इजिली निकाल लोगे, पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम यहां पे कुछ ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2.003, कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगा। तो अब आप तो गधों की तरह ऐसे कर नहीं सकते हैं कि 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 2.003 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग एक एरर अप्रोक्सीमेशंस को यूज करके अप्रोक्स वैल्यू इजी तरीके से यहां पे निकाल लेते थे हम लोग। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, शायद आवाज नहीं आ रही है। तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाना बच्चों आप लोग समझ सकते हैं कितना मुश्किल होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो टॉपिक्स में पढ़ते थे एरर अप्रोक्सीमेशन में, बट उसको रिमूव कर दिया गया है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई है कि हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ना है। द फर्स्ट टॉपिक इज रेट मेजर एंड सेकेंड टॉपिक इज मोनोटोनोसिटी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोलते हैं, एंड थर्ड टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ये दोनों को हमने एक्स्ट्रा लेक्चर लेकर के हम कवर करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली टेंजेंट एंड नॉर्मल, क्योंकि आपके पास अगर कोऑर्डिनेट सिलेबस में है तो जेईई मेंस और एडवांस के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग रेट मेजर से, देखते हैं कि इस रेट मेजर में कुछ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको आने के लिए आपको चेन रूल का डेरिवेटिव आना चाहिए। चेन रूल क्या बोलती है? ठीक है, सपोज आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ, थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, साइन एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग अगर चेन रूल से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं? देखो बच्चों, यहां पे साइन एक्स लिखा हुआ है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें किसके रिस्पेक्ट में पता है? ऑब्वियस ही बात है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें एक्स के रिस्पेक्ट में पता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर यूजिंग चेन रूल dx यहां पे लिखे हैं तो यहां पे dx आ जाएगी और नीचे में dx स्क्वायर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, इस चीजें को अगर हम लिखना चाहें, देखो ध्यान से, इस चीजें को लिखना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है, बाई dx और होल डिवाइडेड बाई, ये जो मल्टीप्लाई में है, तो ये जो मल्टीप्लाई में है अगर डिवीजन में लाते हैं तो क्या होती है? रेसिप्रोकल हो जाती है। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई dx। अब आप लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लो, क्या होता है? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगी आपकी कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा ये 2x। तो इस तरीके के डेरिवेटिव हम लोग को यूज करना पड़ सकता है इसमें। सपोज अगर चेन रूल की बात करते हैं तो सपोज dy बाई dx अगर पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर y जो है फंक्शन ऑफ t दे दिया, y जो है फंक्शन ऑफ t दे दिया, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t इनटू dt बाई dx, इस तरीके के डेरिवेटिव करना पड़ सकता है। ठीक है, या हो सकता है कि इस क्वेश्चंस में ऐसे भी आ जाए, आपको dy बाई dx निकालनी है, ठीक है, जो y जो है, y को अगर फंक्शन ऑफ t दे दिया, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं dy बाई dt, और सिंस dt से नीचे लिखे हैं तो यहां पे अगर dt लिखते हैं, अगर t फंक्शन ऑफ k हो गया, t फंक्शन ऑफ k मतलब कुछ और फंक्शन हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसको t को डिफरेंशिएट हम k के रिस्पेक्ट में करेंगे, और सिंस नीचे यहां पे लिखे हैं तो फिर dk बाई लास्ट में dx लिख देंगे, और ये चेन रूल चलती जाती है। तो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चेन रूल। चलो ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं लोग रेट मेजर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कोशिश करना सब चीजें को समझने के लिए। हो सकता है कि स्टार्टिंग के एक दो प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स आए, जो बच्चे बाहर से देख रहे हैं, जो बच्चे क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको देखने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चे का छूट गया है या समझ में नहीं आया क्लास में, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड, यानी कि किसकी रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है? एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड, यानी कि हमसे बात कर रहा है चेंज इन एरिया, ठीक है, पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? रेडियस के रिस्पेक्ट में। यानी कि चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस का मतलब होता है जब ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो ये बात किसकी कर रहा है? डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ डेरिवेटिव ऑफ रेडियस।
तो अब रही बात कि सर इसका तो करना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल टू 5, जब r की वैल्यू क्या हो रही होगी, 5 हो रही होगी। तो अब देखो हमें क्या क्या वैल्यू पता है, तो हमें पहले से प्रीरिक्विजिट नॉलेज पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ जो सर्कल होती है दिस इज पाई आर स्क्वायर। इफ रेडियस इज r देन द एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेरिवेटिव ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई डी आर, और r की वैल्यू क्या हो रही है जब 5 हो रही है। देख लो इसमें से पाई कांस्टेंट है तो पाई को बाहर ले लेंगे, पाई को बाहर ले लेंगे, पाई को बाहर ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, व्हेन r इक्वल टू 5। अब आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर इज 2r, तो कैन वी राइट पाई इंटू 2r, और जब r की वैल्यू 5 है इट मींस r की जगह पे हम 5 रख देते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 10 पाई, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की या डायमेंशनली आप देख लो कि इसका यूनिट क्या आना चाहिए, तो सिंस यहाँ पे जो रेडियस है सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एरिया का एसआई मतलब एरिया का यूनिट क्या होगा, अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो एरिया आपको पता है कि स्क्वायर में आता है, ठीक है, तो दिस कम्स इनटू द सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये आया क्या है 10 पाई, दिस इज द चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है, सॉरी दिस इज द इतना सेंटीमीटर with respect to time. Find the rate of the change of the area of the circle per second. अच्छा, इसमें टाइम ऑलरेडी एडेड है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चेंज इन एरिया इज द 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलो ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, यही होगा, एक बार देख लेना यूनिट में क्या हो रहा है। चलो जो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि क्या पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात कर रही है, यानी कि 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे दिया हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, यानी कि dv बाई dt की वैल्यू दी हुई है एंड दिस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वैल्यू गिवन है, दिस वैल्यू इज गिवन, हम लिख देते हैं दिस इज गिवन। और क्या पूछ रहा है, हाउ फास्ट इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि द रेट ऑफ द सरफेस एरिया, एस मीन सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, और कुछ और पूछ रहा है व्हेन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, लेट अस एज्यूम कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब कुछ इस तरीके से है, ठीक है, दिस इज योर क्यूब, और इस क्यूब की एक लेंथ की एज, लेट दिस एज भी क्या x मान लेते हैं x, और बोल रहा है कि ये अगर x है तो पूरा x हो जाएगा, और ये बात कर रहा है आपसे कि जब x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा तो उस टाइम पे इसकी जो सरफेस एरिया का जो चेंज होने का रेट होगा वो क्या हो रहा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या, पहले सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 6x स्क्वायर और वॉल्यूम हो जाएगी आपकी क्यूब की x की पावर 3, मतलब अगर साइड लेंथ a होता है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है a क्यूब, तो साइड लेंथ अगर x है तो वॉल्यूम हो जाएगी x क्यूब। तो यानी कि हमें वैल्यू क्या दी हुई है, देखो बच्चों यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कि dv बाई dt, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब बाई dt, इसकी वैल्यू दी हुई है 9, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्या यहाँ पे x क्यूब है और नीचे t है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं बच्चों, ऑब्वियस सी बात है x क्यूब का डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। और देखो कैसे लिख रहे हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x और इनटू dx बाई dt, ऐसे लिख सकते हैं क्या, एंड दिस इज इक्वल टू 9। इसका डेरिवेटिव जरा बताओ क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर इनटू dx बाई dt एंड दिस इज इक्वल टू 9, ठीक है। और आगे बात करते हैं तो यहां से कुछ वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, तो वी कैन राइट 3 से 3 विल बी कैंसल्ड, तो dx बाई dt की जो वैल्यू आ रही है दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा सा साइड में लेकर के रख लेते हैं, मे बी शायद फ्यूचर आगे जाकर के इसकी यूज आए। हमें निकालना क्या है, चेंज इन सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया का वैल्यू क्या होता है, दिस इज 6x स्क्वायर, ठीक है, बाई dt, तो ये वैल्यू निकालनी है।
यहां पे देखो फिर से बच्चों x का फंक्शन आ गया है, तो इस x का फंक्शन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो कैन वी राइट 6 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। उसके बाद से और हम क्या बोल सकते हैं कि dx बाई डी टी की वैल्यू शायद हमें पता है। ठीक है, शायद हमें पता है, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो कि ये क्या हो रही है। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो रही है जरा बताइए बच्चों। ये वैल्यू हो जाएगी जहां तक हमें पता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, तो 6 इंटू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखने की कोशिश करते हैं तो दिस इज 3 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कहां पे निकालनी है आपको, x इक्वल टू किस, जब साइड लेंथ कितनी हो रही है, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो रही है, तो यहां पे वैल्यू आप पुट कर दें, x से एक x कैंसिल हो जाएगा और ये आ रहा है 36 बाई एक्स, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 36 बाई एक्स, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 36 बाई 10 इज 3.6। और इसका यूनिट देख लें आप लोग, एरिया का यूनिट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एरिया का यूनिट हो जाएगा आपका, इस केस में बात करते हैं सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और टाइम इज सेकेंड। तो ये आपकी हो जाएगी फाइनल आंसर, यानी कि आपको ये निकालना था, तो इसी को हमने निकालने के लिए यहां से स्टार्ट किया। देखो, इसी को निकालने के लिए हमने स्टार्ट किया, या आप साइड में ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट दिस इज ds बाई dt, और यहां से स्टार्ट किया और ये आपका आंसर आ गया, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बेसिकली रेट मेजर में करना क्या होता है, आप लोग को बच्चों एक रेट दिया रहेगा, जैसे इस केस में dv बाई dt दिया हुआ है और ds बाई dt पूछा है, तो dv बाई dt से हमने क्या निकाला, dx बाई dt निकाला, क्योंकि dx बाई dt का यहां पे जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग कोशिश करना आसानी से कर लेने के लिए कोशिश करते हैं लोग अगला क्वेश्चन समझने के लिए। तो आप लोग बच्चों क्या करो कि अब तो हमने 2 क्वेश्चन समझा चुके हैं, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग पॉज करो वीडियो को और उसके बाद से खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। उसके बाद से अगर नहीं सॉल्व होता है तो बेशक आप हमारा सॉल्यूशन से देख सकते हैं। तो देखो यहां पे बच्चों क्या बोल रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि ये हमारा यूनिट से भी पता चल रहा है कि ये क्या बोल रही है कि वेव इंक्रीज, वेव मूव्स इन अ सर्कल एट स्पीड। तो यानी कि वेव का स्पीड का मतलब क्या हुआ कि ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो दिया हुआ है, दिस इज द स्पीड ऑफ द रेडियस जिससे वो वेव बढ़ रहा है। जैसे कि सबको पता है कि एक लेक में स्टोन फेंकते हैं तो वेव कुछ इस तरीके से मूव करती है, पहले छोटा होता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद से और बड़ा होगा, उसके बाद से और बड़ा होगा, ऐसा बड़ा होता चला जाएगा। और ये जो आर है ना, मान लेते हैं कि इस वेव की क्या है, ये आर है, ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ द वेव। ठीक है, वेव जो सर्कल में बन रहा है उसकी रेडियस आर है। तो तुम्हें वैल्यू दी हुई है, पहले लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन। तो ये दिया हुआ है कि स्पीड यानी कि dr बाई डी टी इक्वल टू 4 ऑफ कोर्स सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये यूनिट बाद में भी लिख सकते हैं, उसका कोई टेंशन नहीं लेना बच्चों। तो ये dr बाई डी टी इक्वल टू 4 दिया हुआ है। At the instant when radius of the circular wave is 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब आपकी r इक्वल टू 10 पे कुछ डिमांड कर रहा है। हाउ फास्ट द एरिया इनक्लोज्ड इन इंक्रीजिंग, यानी कि जब r, यानी कि ये जब सर्कल है ना, ये बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसा हो जाए कि जब ये r इक्वल टू जब 10 सेंटीमीटर हो रहा होगा, तो इस पर्टिकुलर टाइम में चेंज इन एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या हो रहा होगा, यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dA बाई dt, ये पूछ रहा है। तो फिर से dA बाई dt के निकालने के लिए, और ऑब्वियसली कहां पे, r इक्वल टू 10 पे। तो देखो बच्चों dA बाई dt की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए, दिस इज पाई r स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ पाई r स्क्वायर बाई dt, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है ये फंक्शन r का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, r के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अगर हम इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एक स्टेप लिख रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ, ऑब्वियस सी बात है पाई इज कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पाई को बाहर ले लिए, और दिस इज dr इनटू, यहाँ पे लिख सकते हैं dr बाई dt। अब देखो सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, तो यहां पे क्या क्या लिख सकते हैं, ये तो पाई कांस्टेंट है, यहां से देख लो r स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r इज 2r, ठीक है,
और dr बाई dt की वैल्यू 4 लिख सकते हैं, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। और आपसे क्या पूछा है बच्चों, r इक्वल टू 10 पे da बाई dt पूछा है, तो हमें यहां से da बाई dt की जो वैल्यू निकल करके आ रही है, ठीक है, एट r इक्वल टू 10 पे, इसका मतलब हुआ जहां जहां r है वहां पे 10 रख देंगे, तो दिस इज पाई इंटू 20 इंटू 4 एंड दिस इज इक्वल टू 80 पाई। और आप इसका यूनिट लिख सकते हैं यूजिंग डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए, तो एरिया का यूनिट हो जाएगा इस केस में सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का हो जाएगा सेकंड, ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। उम्मीद है कि ये आंसर आप लोग को आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही कहानी, इस क्वेश्चन को भी आप लोग पॉज करके एक बार पढ़ लें, समझने की कोशिश करें, और उसके बाद से अगर बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती है तो बेशक आप हमारे सॉल्यूशंस को रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लेट्स सी कि क्या क्या गिवन है, दिया क्या क्या है। द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि कुछ ऐसा दिया हुआ है कि dx बाई dt जो है ये दिया हुआ है कि ये डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, रेट मेजर में कोई भी चीज है, अगर लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, साइड ऑफ ए सर्कल, साइड ऑफ ए स्पेयर या कुछ भी है, ठीक है, अगर बढ़ रही होती है ना तो उसको हम लोग प्लस साइन के साथ लेते हैं, और अगर वो डिक्रीज कर रही होती है तो उस डिक्रीज को, रेट को बताने के लिए हम लोग माइनस साइन के साथ यूज करते हैं। तो सिंस द dx by dt is decreasing, so we write -3 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, यानी कि ये बोल रहा है dy by dt इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका थोड़ा सा फोटो समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल है एक इंस्टेंट पे, जिसकी ऐसी शकल सूरत दिखेगी, दिस इज योर x एंड दिस इज योर y। अब आगे क्या हो रहा है, हर एक सेकेंड में, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेट से, जो कि 3 सेंटीमीटर पर मिनट, सॉरी हर एक मिनट में 3 सेंटीमीटर जो x है ये छोटी हो जा रही है, और y जो है 2 सेंटीमीटर बड़ी हो जा रही है। तो अगला इंस्टेंस में क्या होगा कि ये फोटो चेंज होकर के कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हमें फोटो पे नहीं जाना है, हमें ये बोलना है कि व्हेन x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 6 फाइंड द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ द पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए पेरीमीटर की, ठीक है, चेंजेस इन पेरीमीटर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट, यानी कि बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, चेंज इन पेरीमीटर बाय चेंज इन टाइम, और ये टाइम बहुत छोटी हो जाएगी। रेट चेंज की बात कर रहे हैं तो dp बाई dt, वेयर p इज द पेरीमीटर। अब जरा बच्चों बताओ कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, साइड में लिख देते हैं, पेरीमीटर जो होती है दिस इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये होती है। और एरिया की बात करते हैं तो एरिया क्या हो जाएगी, x इंटू वाई। तो अगर पेरीमीटर की बात करते हैं तो कैन वी राइट 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, और आगे है आपका डेरिवेटिव और नीचे है आपका t। इसको थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, इसको अलग अलग लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाई डी टी, ठीक है, प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y बाई डी टी। शायद इसमें हमें डेरिवेटिव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डायरेक्ट इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो शायद आप यहां से उठा करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट कीजिए करके चेक कीजिए क्या आ रहा है, तो dx बाई dt की वैल्यू दी हुई है -3, तो 2 इंटू -3, ठीक है, प्लस dy बाई dt की वैल्यू दी हुई है 2, तो दिस इज 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 4, और ओवरऑल जो वैल्यू आएगी दिस इज कमिंग आउट टू -2, और पेरीमीटर है तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और माइनस साइन यहां पे क्या डिपिक्ट कर रहा है या क्या बता रहा है, माइनस साइन बस आपको इतना बता रहा है कि जो पेरीमीटर का रेट है, पेरीमीटर का जो रेट है वो हमेशा हमेशा 2 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें x और y का टर्म कहीं आया ही नहीं है। चलिए थोड़ा सा एरिया के बारे में जिक्र कर लेते हैं, पार्ट बी की बात करते हैं। तो यहां पे देखो क्या पूछ रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कैन वी राइट डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई, ठीक है, बाई डी टी। अब देखो बच्चों यहाँ पे दो फंक्शंस आ गए, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, एक बार x को कांस्टेंट रखेंगे, y का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, प्लस y को कांस्टेंट रखेंगे, x का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसको हम देखो कैसे लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x को कांस्टेंट रखते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t
ठीक है, प्लस फिर y को कांस्टेंट रखते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। और उम्मीद है कि फिर से हमें dx by dt और dy by dt की वैल्यू गिवन है, तो यहां से हम यूज कर रहे हैं dy by dt इज 2, तो कैन वी राइट दिस इज 2x, और dx by dt की वैल्यू -3, तो यहाँ पे -3 है तो दिस बिकम्स -3y, ठीक है, -3y हो गया। अब ये वैल्यू आ गई। अब बच्चों क्या करना है, आपको dA by dt की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे, एट x इक्वल टू, देखो वहां पे x इक्वल टू 10 पे और y इक्वल टू 6 पे, तो जहां जहां x है वहां पे 10 रखेंगे, जहां जहां y है वहां पे 6 रखेंगे, तो दिस बिकम्स योर 20 एंड दिस बिकम्स योर 18, और ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है दिस इज कमिंग आउट टू 2, और डायमेंशन लिखने की बात करते हैं तो सेंटीमीटर पर बोलो मिनट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है कि बच्चों आप लोग का आंसर आ गया होगा, आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो फिर से एक बार इस क्वेश्चंस को पढ़ो, अच्छे से समझो, सॉल्यूशन देखो और लिखने की कोशिश करो, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द टोटल कॉस्ट cx इन रुपीज, ठीक है, ये एक कॉस्ट एक फंक्शन है, ठीक है, इन रुपीज में बात कर रहा है, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम, ठीक है, यानी कुछ आइटम्स होगा, हो सकता है आइटम्स में नट बोल्ट हो रहा हो, कोई कंपनी है कुछ आइटम्स प्रोड्यूस कर रही है, हो सकता है टेबल चेयर का प्रोडक्शन हो, ठीक है, हो सकता है कि नट बोल्ट का प्रोडक्शन कर रहा हो, या हो सकता है कि पानी के बोतल का प्रोडक्शन कर रहा हो, कुछ भी हो, कुछ भी आइटम है, ठीक है। अगर ये बोलना चाह रहा है कि ये कॉस्ट फंक्शन एक दिया हुआ है, तो पहले बच्चों आप लोगों को समझा देते हैं कि व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन। तो जैसे कि अगर किसी इंसान को अगर एक यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो एक यूनिट को प्रोडक्शन करने में कितने खर्चे आएंगे, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 1 पुट कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वो आपको प्राइस बता देगी कि उतने रुपए लगेंगे एक आइटम को बनाने में, ठीक है। 2 आइटम को बनाने में कितने प्राइस लगेंगे, तो 2 आइटम को बनाने में जहां जहां x है वहां पे 2 रख देंगे, तो वो बता देगी आपकी द प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द 2 आइटम्स। तो वैसे ही कुछ ये होता है। उसके बाद से देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, एक और नया वर्ड आ गया, दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। तो व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि जब 3 यूनिट प्रोड्यूस किया गया तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। अब रही बात मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है बच्चों, सिंस आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो और ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन दी हुई है, वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट मींस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द चेंज ऑफ द टोटल कॉस्ट, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द टोटल कॉस्ट, ठीक है, एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि किसी भी टाइम पे, यानी कि आइटम, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू आइटम प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एट एनी कॉस्ट ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स। इस केस में आइटम बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि चेंज इन कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन आइटम प्रोड्यूस्ड। तो इसको क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cx बाई डेरिवेटिव ऑफ x, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये निकाल लो, ये तो बहुत ही आसान है। और कहां पे निकालना, जब x इक्वल टू क्या हो, तो यहां पे अगर cx कुछ वैल्यू दिया हुआ है तो डेरिवेटिव ऑफ cx बाई dx एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, और डेरिवेटिव ऑफ ये वैल्यू लिख सकते हैं 0.005 x क्यूब, ठीक है, और माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x, ठीक है, प्लस 5000, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो सिंपल सा डेरिवेटिव है बच्चों, ये आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.015 x स्क्वायर, ठीक है, सही है, और ये बन जाएगा माइनस 0.04 x प्लस 30, और ये बन जाएगी 0, ठीक है। और ये आपको कहां पे निकालनी है बच्चों, ये निकालनी है आपको एट x इक्वल टू, यानी कि एट x इक्वल टू 3 पे, यानी जब 3 आइटम प्रोड्यूस हो रहा है तो उस टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा होगा, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आइटम प्रोड्यूस्ड। तो ये देख लो, 3 रख दो, तो 3 3 9 और इंटू 15, तो 9 इंटू 15 कितना होता है, जरा बच्चों कैलकुलेट करो, मेरी कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है, ठीक है, तो आई थिंक 135 होती है, ठीक है, 9 इंटू 15 इज 135, तो 0.135 कुछ ऐसा आएगा, माइनस यहाँ पे 3 रखेंगे तो 0.12 आएगा, ठीक है, और प्लस 30 तो है ही, और आगे बढ़ते हैं
ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे तो आई थिंक ये कुछ ऐसी आएगी, 1 गया 2 गया तो 0.015 आएगी प्लस 30 आएगी, और इसको ऐड करते हैं तो 30.015, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करें तो 30.02 भी लिख सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा डेसिमल कितना हम लोग प्रीफर करते हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही लिखें, तो ये आंसर लिख सकते हैं। तो दिस इज अ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो ये ज्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है बच्चों। मार्जिनल कॉस्ट जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था उसके लिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख के दे दिया है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आइटम प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सिमिलरली इसका इसी टाइप का एक और क्वेश्चन होता है आप लोगों के पास, द टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो दिस इज अ मार्जिनल रेवेन्यू, इसमें एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल, ठीक है, रेवेन्यू। तो इससे आप लोगों को क्लियरली पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द सोल्ड ऑफ द आइटम, ठीक है, यानी कि कितने आइटम सोल्ड हुए, ठीक है, कितने रेवेन्यू जनरेट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू आइटम सोल्ड, दिस इज द रेवेन्यू। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है कि रेवेन्यू फंक्शन, टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम अ सेल्स ऑफ एक्स यूनिट, एक्स यूनिट को अगर सेल करते हैं तो उसका रेवेन्यू का जो फंक्शन है, दिस इज योर रेवेन्यू फंक्शन। एक्स आइटम को सेल करेंगे तो एक्स की जगह पे 1 रख दें, आपका रेवेन्यू आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 2 रख देंगे तो 2 आइटम को सेल करने पे कितना रेवेन्यू आएगा वो पता चल जाएगा। तो और यहां पे एक और चीज पूछ रहा है कि जब x यानी कि 5 आइटम को जब हम सेल करेंगे तो कितना रेवेन्यू प्रोड्यूस होगा, और यहां पे आपका कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन दैट द रेट ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट एन इंस्टेंट, यानी कि बस वही है। तो आप निकाल लो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू आइटम सोल्ड, ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 6x प्लस 36, और कहां पे x इक्वल टू किस पे पूछा है, और यहां पे इस पर्टिकुलर केस में कितने आइटम सोल्ड हुए हैं, x इक्वल टू 5, तो यहां पे आप x इक्वल टू 5 पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 36 एंड दिस इज इक्वल टू 66 नॉट 56, ठीक है। कुछ बच्चे 56 लिखे थे क्लास में, 30 प्लस 36 इज 56 लिख दिए थे, बट दिस इज 66 होगा। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को सब चीज क्लियर आया हुआ होगा, ठीक है। तो अगर यहां तक सब चीजें समझ में आया है तो आगे 1 2 3 और क्वेश्चंस लेते हैं लोग, और सबको आप लोग समझने की कोशिश करो। सब देखो, एक और जो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको बच्चों लिखते चलो, आपको क्लियरली सब कुछ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक बेनिफिट होता है जिसको अंग्रेजी समझ में आती है, अंग्रेजी समझ में आएगी तो यहाँ पे इस वर्ड प्रॉब्लम से वो क्या लिखेगा, छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस को फाइंड आउट करके लिख लेगा, और इसकी डिफरेंशिएशंस उतनी टफ नहीं है जितना हम लोगों ने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशंस में पढ़ा था। याद करो, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशंस में जब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस पढ़ रहे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशंस पढ़ रहे थे, ठीक है, डबल मतलब कि हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते थे, बट यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशंस काफी आसान होता है, बाकी तो आपको जो लिखना होता है ना वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को अंग्रेजी ही नहीं आती है। तो हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग, यानी कोन की बात कर रही है। कोन कैसा होता है बच्चों, तो कोन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। इसमें क्या क्या होती है, ठीक है, एक बेस होती है, दिस इज योर बेस, ठीक है, रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है, एक हाइट होती है, दिस इज कॉल्ड योर हाइट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर हाइट, और एक एल होता है, दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि द हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि गिवन क्या क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। द गिवन इज dh/dt एंड दिस इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द बेस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dr/dt इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2, यानी कि डिक्रीजिंग है तो माइनस लगा देंगे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दो इंफॉर्मेशन हमें मिल गए। अब क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज चेंजिंग, ठीक है, यानी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है dv/dt। कहां पे निकालना है, r इक्वल टू 1 पे और h इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे देखो कैसे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t।
इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, याद करो। यहाँ पे स्क्वायर वाले में जब दो फंक्शंस आ गए थे तो एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, तो सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/3 तो बाहर ले लेंगे, ठीक है, 1/3 तो बाहर ले लेंगे सिंस दिस इज कांस्टेंट। इनफैक्ट 1/3 पाई लेंगे तो पाई/3 हो जाएगी ये आपकी, दिस इज पाई/3, ठीक है, पाई/3 बाहर ले लेंगे। अब बच गया डेरिवेटिव ऑफ r²h/dt, ठीक है, ये डेरिवेटिव करना है। तो देखो कैसे कर रहे हैं, पाई/3 तो बच्चों आपके लिए बाहर है। अब क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं, r² को कांस्टेंट रख रहे हैं, ये बन जाएगा dh/dt, और प्लस जब h को कांस्टेंट रखेंगे तो d डेरिवेटिव ऑफ r²/dt। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई थिंक dh/dt की वैल्यू डायरेक्ट यहां से यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यहां से यूज कर सकते हैं। ये वैल्यू क्या है, तो पहले देखो कैसे लिख रहे हैं, दिस इज पाई/3, ठीक है, और r², अभी वैल्यू पुट नहीं करते हैं, जो जैसा है उसको ऐसे रहने देते हैं, दिस इज r², और dh/dt की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और ये तो h है, h को h रहने देते हैं। अब देखो r² का, इसको साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ r²/dt को कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ r² विथ रिस्पेक्ट टू r इनटू dr/dt। अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस इज 2r इंटू dr/dt। तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बच्चे आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। r² का डेरिवेटिव, इस r² का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r क्या हो जाएगा, 2r, और सिंस हमें t के रिस्पेक्ट में करना है तो फिर से r को कर देंगे, तो ये भी कर जाएगा 2r/dr/dt। यहां तक आ गए हम। अब यहां से भी वैल्यू dr/dt की वैल्यू में पता है, यहां से h की जगह पे 1 रखेंगे, r की जगह पे 1 रखेंगे। देखो बच्चों क्या आ रहा है, dv/dt की जो वैल्यू आ रही है निकल करके कुछ इस तरीके से आ रही है, पाई/3 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, r², दिस इज 1, और ये dr/dt तो -2 रखेंगे, तो h इज 1, r इज 1, 1 इंटू 1 2, और यहाँ पे 2, तो इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और आगे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगी आपकी -3, तो -पाई आपका ये आ जाएगा। यूनिट की बात करते हैं तो वॉल्यूम है, तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम है, तो दिस बिकम्स योर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है या मिनट है, दिस इज सेकेंड, तो ये आपकी फाइनल आंसर हो जाएगी। माइनस साइन क्या यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, माइनस साइन आपको बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगी, डिक्रीज कर रही है, किस रेट से, पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को भी छाप लीजिए और फिर से बनाने की कोशिश कीजिए। चलो एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चंस इजी है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस इजी हैं, इसलिए हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करा देने के लिए थोड़ा सा फास्ट स्पीड में कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो यानी कि एक फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज योर y, एक फंक्शन है y, ठीक है, ये कर्व है। अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये एक आपको पैराबोला है, कैसा पैराबोला है, ये एक आपको अपवार्ड पैराबोला है, या दूसरे शब्द में ऐसे ही बोल सकते हो कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएंगी, ठीक है, या तो ऐसा होगा, हो सकता है ऐसा होगा, या ऊपर से ऊपर जाएगा। चेक करना पड़ेगा कि इसके जो d है वो क्या है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव आ रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहे हैं कि क्या आ रहे हैं, ठीक है, उसको चेक करना पड़ेगा। तो इस तीनों टाइप में से कोई ग्राफ होगा, हमें ग्राफ से मतलब नहीं है, बस हमें इससे मतलब है कि जैसा भी ग्राफ हो, सपोज रफ स्केच अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, सपोज ग्राफ कुछ ऐसा है, तो क्वेश्चन में बस इतना पूछ रहा है कि वो कोऑर्डिनेट क्या होगी, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पे सपोज ये जो पॉइंट है यहां की बात करते हैं, ठीक है, तो सच दैट द y कोऑर्डिनेट, यानी कि y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज, y सपोज ये y1 हो गया और एक हो गया आपका, सपोज अब पहले x1 आएगा फिर y1 आएगा, जाइए कुछ भी होते रहता है। हाँ, तो सपोज एक कोई भी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम यहाँ पे, सपोज एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, सपोज दिस इज x1, y1 है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज है वो किस रेट से चेंज कर रहा है, 2 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द x कोऑर्डिनेट। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो बच्चों, एक स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट क्या लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द y कोऑर्डिनेट, यानी कि dy by dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द y कोऑर्डिनेट, रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट t के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द y कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस, ठीक है, इज ट्वाइस एज रेट ऑफ द चेंज ऑफ द x कोऑर्डिनेट। तो ये वैल्यू पूछा हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये आपका इक्वेशन बन गया। अब रहा बात कि सर इस इक्वेशन को यूज करके ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2/3 x स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। तो इस तरीके के इक्वेशंस क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे दोनों साइड में विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको हम कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 2/3 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। जरा सा वैल्यू निकाल लेते हैं क्या होता है, ये तो आपका dy by dt ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगी आपकी 2/3, ठीक है, और ये पहले x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगी 2x, और सिंस हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, तो इस x को भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो दिस बिकम्स dx by dt, और प्लस ये तो 0 हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं बच्चों कि dy by dt और dx by dt में क्या रिलेशन है, तो dy by dt का एक जो वैल्यू बन के आ रहा है, तो कैन वी राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 2 टाइम्स ऑफ dx by dt, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 2 2 जा 4x by 3, और ये आ गया dx by dt। तो यहां से कुछ चीजें आप क्या कर सकते हैं, देखो यहां पे भी dx by dt है, इधर भी dx by dt है, तो लोकल लेवल पे या ज्यादा कंसेप्चुअली ना जाते इसको आप काट सकते हैं, बट एक्चुअल में इसको काटा नहीं जाता है, बट आप इस पर्टिकुलर केस में यहां से आप इसको काट सकते हैं। तो इसको अगर कैंसिल कर दो तो यहां से अगर हम इस दोनों नंबर को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी 2 इक्वल टू 4x by 3, और यहां से जो वैल्यू आ रही है दिस इज कमिंग आउट टू बी 4x इक्वल टू 6, और x की वैल्यू आ रही है 3/2। जब x की वैल्यू 3/2 आ गई तो इस 3/2 को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा वो भी निकाल देते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू जो आएगा 2/3, ठीक है, और बताओ क्या आएगा, यहां पे एक मिनट 3/2 रखेंगे तो 3 3 जा 9/4 प्लस 1 कुछ ऐसा आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, तो ये आ रही है कुछ y इक्वल टू आ रही है 5/2, ये लिख लेना। तो यानी कि जो हमें कोऑर्डिनेट मिल के आ रहा है दिस इज 3/2, 5/2, यानी ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट है इस कर्व पे जहां पे जिस रेट से y कोऑर्डिनेट मूव कर रहा है ना, वो जिस रेट से y कोऑर्डिनेट का रेट चेंज हो रहा है वो x कोऑर्डिनेट के डबल है। अगर सिर्फ इसी क्वेश्चंस में अगर बोल देता कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, तो यहां पे 2 की जगह पे क्या दे देते, 8 दे देते। अगर बोल देता कि 10 टाइम्स तो 2 की जगह पे 10 दे देते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो उम्मीद है कि आप लोग कर लेना सब, ठीक है, ये सारे क्लास में कराया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखो एक छोटा सा और क्वेश्चन आ गया आप लोग को परेशान करने के लिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अ लैडर इज 20 मीटर लॉन्ग, लैडर मींस होता है सीढ़ी या ऑब्वियस सी बात है डंडा ही समझ लो इस केस में। अ लैडर इज 20 मीटर लॉन्ग, हैज वन एंड ऑन द ग्राउंड एंड द अदर एंड इन द कंटेक्ट विद द वर्टिकल वॉल। इसका थोड़ा सा फोटो बनाने की बात करते हैं तो इसकी फिगर बहुत ही शानदार बनती है बच्चों, देखो कैसे है। इसकी फिगर की बात कर रहे हैं तो इसकी फिगर कैसे बनेगी, एक रॉड है, ठीक है, ये मान लेते हैं रॉड है, इसकी लेंथ है दिस इज 20 मीटर, ये 20 मीटर लंबा रॉड है और इसकी फिगर कुछ इस तरीके से है। एक एंड मान लेते हैं दिस इज एंड ए एंड दिस एंड इज बी, ठीक है, तो ये ग्राउंड है और ये वॉल है, दिस इज योर वॉल, ठीक है, दिस इज योर वॉल है और ये ग्राउंड है। सो दैट द लोअर एंड ऑफ द ladder is 16 meter away from the wall, upper end is moving 4/3 times as fast as। यानी कि क्वेश्चन को समझो कि जब ऑब्वियस सी बात है, छोटी सी ऑब्जर्वेशन समझना बच्चों यहाँ पे कि जैसे हम इस लैडर की ये नीचे वाली ए पॉइंट को अगर इधर मूव कराएंगे तो बी पॉइंट कहां मूव करेगी, बी पॉइंट नीचे मूव करेगी, क्योंकि लैडर की लेंथ फिक्स है।
ए को इधर खींचेंगे तो बी इधर। और कंडीशन ये है कि ऐसा नहीं कि इसको डंडा को उठा करके भाग जाना है, ऐसा ये है कि इसको ऐसे मूव कर रहे हैं तो हर एक टाइम पूरे हमारे एक्टिविटी के दौरान ये ए इधर ग्राउंड से टच रहेगा और बी इस वर्टिकल वॉल से टच रहेगा। और अगर ए को इधर पुश करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो ये वाई वाला पॉइंट बी है वाई कोऑर्डिनेट में, ये ऊपर जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब ये वॉल है, सपोज दिस इज योर जीरो ओरिजिन, यहां से जब 60 मीटर पे जाएंगे, हम 60 मीटर आगे जाएंगे तो उस पॉइंट पे पूछ रहा है कि उस पॉइंट पे आपकी जो वाई कोऑर्डिनेट है इस टाइम से मूव कर रही होगी, यानी कि dy बाई डी टी की बात कर रहा है, यहाँ पे dy बाई डी टी की बात कर रहा है, ये आपको निकालने के लिए शायद पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या। तो मान लेते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब ऐसा फोटो दिख रहा है, जब ऐसा फिगर दिख रहा है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये कितना दूरी पे खड़ा है, x डिस्टेंस पे खड़ा है। अगर ये x डिस्टेंस पे खड़ा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस मान के चल रहे हैं y डिस्टेंस पे खड़ा है। तो इन दोनों, इन फिगर को यूज करके क्या x और y में कोई रिलेशन हम यूज कर सकते हैं क्या? यस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब इसमें ना तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ x दिया है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ y दिया है, बट हमसे रेट ऑफ चेंज ऑफ y की डिमांड कर दिया है। तो हमें यहाँ पे जब कुछ नहीं दिया है, बस इंफॉर्मेशन दिया है कि x और y में रिश्ता क्या है। ठीक है, x और y में रिश्ता क्या है, तो इस रिश्ते को यूज करके क्या हम dx बाई डी टी या dy बाई डी टी क्रिएट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे करना पड़ेगा? दोनों साइड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई डी टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, बाई डी टी एंड इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 20 का स्क्वायर बाई डी टी। अब देखो इसका डेरिवेटिव हम लोग बहुत क्वेश्चंस में कर चुके हैं। पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ठीक है, और फिर से सिंस t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा dx बाई डी टी। या आप लोग को फिर से करके दिखा दे रहे हैं, एक्चुअली में ऐसा होता है dx स्क्वायर बाई डी टी का जो डेरिवेटिव है दिस इज इक्वल टू नथिंग बट दिस डेरिवेटिव ऑफ dx स्क्वायर बाई dx इनटू dx बाई dt, और इसका डेरिवेटिव इज 2x, तो 2x इंटू dx बाई dt हमने डायरेक्ट लिख दिया है। इसकी सिमिलरली लिखने की कोशिश करते हैं तो दिस इज 2y इंटू dy बाई dt, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंस 20 स्क्वायर इज कांस्टेंट सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब यहां से हमें dy बाई डी टी की बात कर रहे हैं ना, dy बाई डी टी निकालना है, तो dy बाई डी टी अगर निकालना है बच्चों तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, तो पहले 2y को इधर रखते हैं, इस वाले पार्ट को राइट साइड ट्रांसपोज करते हैं तो दिस इज माइनस 2x dx बाई डी टी, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और बात करते हैं कि 2 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से dy बाई डी टी की जो वैल्यू आ रही है दिस इज इक्वल टू माइनस x बाई वाई, और ये आ गई dx बाई डी टी। यहां तक तो हम पहुंच गए, और क्वेश्चन में डिमांड भी क्या किया था, क्वेश्चन में पूछा भी क्या था, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में ये पूछा था सो डेट द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज 16 मीटर अवे, यानी कि x जब तुम्हारा 16 है, x जब तुम्हारा 16 है फ्रॉम द वॉल, अपर एंड इज मूविंग, अपर एंड इज मूविंग, ऑब्वियस सी बात है अपर एंड इज मूविंग, जो अपर एंड का जो मूवमेंट है यानी dy बाई डी टी इज 4/3 टाइम्स, 4/3 टाइम्स एज फास्ट एज द लोअर एंड। लोअर एंड कैसे मूव कर रहा है, x में मूव कर रहा है, तो इसका मेजरमेंट dx बाई dt से करेंगे, और ये तुम्हें प्रूफ करना था। तो उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा हमारे पास आ चुका है, बस x और y की वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखो बच्चों क्या है कि जब तुम्हारे पास व्हेन x इक्वल टू, सुनो, x इक्वल टू जब 16 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ, ठीक है, यहां से यूज कर रहे हैं, यहां से यूज कर रहे हैं, y की वैल्यू हो जाएगी 20 स्क्वायर इज 400, ठीक है, और माइनस x स्क्वायर यानी कि 16 स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर क्या होता है, थोड़ा सा देख लो बच्चों, 16 स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, हमें तो नहीं पता है, तो 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो शायद 256 होता है। ठीक है, और यहां से 400 में से 256 माइनस करेंगे तो हमें लग रहा है ये वैल्यू 144 आनी चाहिए, 144 आनी चाहिए, और अच्छा से y की वैल्यू की बात करते हैं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 12।
ठीक है। तो यानी कि अब हम यहाँ पे x की जगह पे 16 और y की जगह पे 12 रख के चेक करते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगी dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस x की वैल्यू रखते हैं हम कितना 16 और y की वैल्यू रखते हैं 12 एंड दिस इज dx बाई dt, ठीक है। एक मिनट बच्चों, समझ गए? तुम लोग का चिल्लाने कहाँ लगे हो, सब आदत है ना, थोड़ा सा मिस्टेक होता नहीं है कि चिल्लाना शुरू कर देते हो सब। तो ये शायद कुछ कट रहा है 3 से, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और इसको सुंदर सा क्यूट सा इक्वेशन बना के लिख सकते हैं, एकदम क्यूट सा, dy बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4/3 dx बाई डी टी। अब सर बच्चों यहाँ पे 4/3 टाइम्स था तो माइनस कैसे आ गया? तो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बी का जो एंड है, जो एंड पॉइंट जो वॉल से कनेक्टेड है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो माइनस साइन रिप्रेजेंट द अदर एंड इज मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को छाप लीजिएगा। कभी कभी dx बाई डी टी या dy बाई डी टी, dr बाई डी टी कोई भी रेट नहीं दिया होता है, तो वैसे किस सिचुएशंस में हमें क्या करना पड़ता है, x और y, r या h, ठीक है। अगर कोण होगा तो उसमें r और h की बात करेगा। तुम्हारे पास अगर ये ट्रायंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम में x और y की बात करेगा, तो उसमें एक रिलेशन निकालेंगे और खुद से dx बाई डी टी या dr बाई डी टी हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अगली क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। अ मैन इज 2 मीटर हाई, वॉक्स एट यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट 6 मीटर हाई। तो इसका भी फिगर देख लो, बहुत सुंदर बनता है, ठीक है। फिगर की बात करते हैं तो फिगर कुछ कैसा बनेगा, तो फिगर विल बी लाइक दिस, नो नॉट लाइक दिस, ये फिगर खराब हो गया, ठीक है। तो हाँ, ये सुंदर बन रहा है। तो ये हो गई आपकी पोस्ट जो 6 मीटर हो गया, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये आपकी ग्राउंड हो गया, ठीक है। और इसमें एक इंसान है, ठीक है, इंसान है आदमी 2 मीटर, ये मान लेते हैं दिस इज 2 मीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ये एक पर्टिकुलर स्पीड से, कितने स्पीड से, ये चल रहा है आपका 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आई फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो। तो बच्चों ये थोड़ा सा फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, तो तुम ध्यान से देखो कि इस इंसान का शैडो कहाँ पे बनेगा। मान लेते हैं कि इस इंसान का शैडो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अगर ये आदमी है, ठीक है, तो इस आदमी का शैडो कहाँ बनेगा, मान लेते हैं कि ये लैम्प पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और ये आदमी है, इसका यहाँ पे सर है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो अगर हम यहां से लाइट आ रही है तो इसकी शैडो, ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज इट्स शैडो, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या हो गया, शैडो हो गया। और ये डिस्टेंस क्या हो गया, ओरिजिन से ये डिस्टेंस हो गया। जैसे आदमी मूव करते करते यहां पे आएगा तो इसकी शैडो कुछ और बनेगी, कुछ और लेंथ चेंज होगा, और आदमी मूव करते करते और आगे आएगा। तो एक बार तुम लोग सोचना कि जब हम लोग लैम्प पोस्ट से दूर जाते हैं तो जो हमारी शैडो है उसकी लेंथ बढ़ते जाती है या उसकी लेंथ घटते जाती है। एक बार ट्राई करके देखना, ये आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े हो 10th क्लास में, इक्वेटर वाला, ठीक है, कि जब सूरज हमारे सर के ऊपर आता है तो क्या होता है, जब दूर रहता है तो क्या होता है। और यहाँ पे हम लोग क्लियरली जब आंसर आएगा तो प्लस में आएगा तो यानी कि हमारा लेंथ बढ़ रहा है, और माइनस में आएगा तो लेंथ घट रहा है। शैडो की बात कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे कर सकते हैं, कुछ तो दिया नहीं है बट एक स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। तो स्पीड ऑब्वियस ही बात है, स्पीड को क्या मान सकते हैं, स्पीड को मान सकते हैं dx बाई डी टी, नो डाउट स्पीड इज dx बाई डी टी। तो सबसे पहले हम स्पीड की बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक आदमी जो है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस, दिस इज x यूनिट, ठीक है। क्योंकि जो मैन यहाँ पे खड़ा है तो मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो फिगर बना है उस टाइम पे ओरिजिन से ये x यूनिट पे दूरी पे खड़ा है, और इसकी स्पीड हो गई dx बाई डी टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब हमारे पास ये मान लेते हैं कि इसकी जो शैडो है, हाइट ऑफ द शैडो, ठीक है, दिस इज h, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस h हो गई। तो कुछ मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पे, मार्क ये करते हैं A, ठीक है, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज O, D, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पे देखो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं? ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल की बात करते हैं तो दिस इज ODA सिमिलर टू छोटा वाला ट्रायंगल BCA, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसका साइड का जो रेशियो है क्या होता है? सेम प्रोपोर्शन में होता है। तो कैन वी राइट, ठीक है, कैन वी राइट दिस OD, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल बाई छोटे वाले ट्रायंगल OD बाई BC इज इक्वल टू, ठीक है, ये बड़े वाला ट्रायंगल इज OA बाई छोटे वाला ट्रायंगल इज BA, ठीक है, OA बाई BA। तो OD इज 6, BC इज 2, और इधर बात करते हैं OA का वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज x प्लस h, और BA का वैल्यू हो जाएगा h, ठीक है। और यहां से अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो दिस इज 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 3h इक्वल टू x प्लस h, और यहां से और सॉल्व करने करते हैं, h को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो दिस इज कम्स 2h इक्वल टू x। तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। हमें dx बाई dt का वैल्यू पता है और निकालना क्या है? यहां पे देखो the rate at which the length of the shadow is increasing, तो dh बाई dt निकालना है। यहां पे तो हमें पता भी नहीं चल, यहां पे तो क्लियरली दे दिया है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे लैंप पोस्ट से तो हमारा शैडो क्या होगा? बढ़ेगा। तो पॉजिटिव में ही आंसर आना चाहिए। तो देख लो, अब इसको dh बाई dt और dx बाई dt क्रिएट करने के एक ही तरीका है, वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो कैन वी राइट dt एंड इक्वल टू dx बाई dt। तो यहां पे सिंस 2 इज कांस्टेंट तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो 2 बाहर आ जाएगा एंड दिस बिकम्स dh बाई dt एंड दिस इज इक्वल टू dx बाई dt। और dx बाई dt का इक्वेशन 1 से हम अगर वैल्यू ले लेते हैं तो ये बन जाएगा dh बाई dt, ठीक है, इक्वल टू 5 बाई 2 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दिस इज यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर की रेट से जो लेंथ ऑफ द शैडो है वो इंक्रीज करेगी अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर से लैंप पोस्ट से दूर जाते हैं तो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन आसान ही था। कुछ कंडीशंस और भी है कि लैंप पोस्ट का हाइट 6 होना चाहिए और आदमी का हाइट 2 होना चाहिए, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि लैंप पोस्ट का हाइट और आदमी का बीच में 3:1 का, यानी कि 6:2 बोले तो 3:1 का रेशियो होना चाहिए। तो हमेशा आंसर ये आएगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं। 3-4 क्वेश्चंस और है, इसको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। देखो 15 मिनट, 10 से 15 मिनट और लगेगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ बच्चों कि अ सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप एट रेट ऑफ 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो गिवन है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। दो ही चीज रेट मेजर के जो कंडीशंस होते हैं ना, इसमें दो ही चीज होती है, एक फिगर और दूसरा जो गिवन है उसको लिख पाना। तो यहां पे क्या दिया हुआ है कि आपकी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये तो वॉल्यूम का है, तो यानी कि आपको दिया हुआ है किस रेट से सैंड को पोर किया जा रहा है, dv बाई dt इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। और जो सैंड गिर रहा है वो एक कॉनिकल शेप में, जैसे जमीन पे गिर रहा है तो जो सैंड जो पाइल बना रही है ना वो कॉनिकल शेप में बन रहा है, मतलब जो इकट्ठा हो रही है। तो कोन का शेप कैसा होता है, फिर से बना देते हैं बच्चों। कोन का शेप कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो दिस इज कोन, इस तरीके से कोन का शेप में बन रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, इन ग्राउंड सच दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी कि दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है कि हाइट ऑफ द कोन, दिस इज द हाइट, ऑफ कोर्स हम बात करते हैं तो दिस इज द हाइट, ठीक है, एंड दिस इज द रेडियस। तो हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस of the base, ठीक है। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि आपसे पूछ रहा है dh बाई dt, ठीक है, व्हेन h इक्वल टू 4। तो चलो ये इंफॉर्मेशन लिख गया, ये फिगर बना लिए। अब हम बात करते हैं कि dh बाई dt कैसे निकालते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन दिया है पहले उस पर डील करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, और बाई dt एंड दिस इज इक्वल टू 12।
अब देखो बच्चों, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी एच बाई डी टी है, डी आर बाई डी टी का कहीं जिक्र नहीं है। अगर हम इसको यूजिंग चेन रूल से यहां पे देख सकते हो कि दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक आर और एक एच, ठीक है। अगर हम दो वेरिएबल को, एक को कांस्टेंट मान करके दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं तो डी एच बाई डी टी तो आएगी, डी एच बाई डी टी निकालना है, ठीक है, और डी आर बाई डी टी भी आएगा जो कहीं इक्वेशन में जिक्र नहीं है। तो हम ये इस सिचुएशंस में क्या करते हैं कि H और R में एक रिलेशन यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, इस रिलेशन को यूज करके R को रिप्लेस कर देते हैं किससे, H से। तो जरा यहां से बताओ कि R इक्वल टू क्या हो जाएगी, R इक्वल टू हो जाएगी 6H, R इक्वल टू क्या हो जाएगी 6H। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/3 पाई तो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ R की जगह पे 6H लिखते हैं तो दिस बिकम्स 36H स्क्वायर, ठीक है, इनटू H बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू 12, ठीक है। और इसको सुंदर से जाके लिखने की कोशिश करते हैं तो 36 को ही बाहर ले सकते हैं, तो दिस इज 36 पाई बाई 3, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ h क्यूब बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू 12, ठीक है। कुछ और कट रहा है तो शायद 3 से ये 12 टाइम्स में कटेगा, 12 से ये 12 कट गया तो कुछ आंसर आएगी। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ h क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू h इनटू dh बाई dt, एंड दिस इज इक्वल टू 1/पाई। इसकी डेरिवेटिव की बात करते हैं तो दिस इज 3h स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू h, एंड दिस इज dh बाई dt। और आप लोग को थोड़ा सा फील आ गया होगा कि जो हमने फिगर बनाया है उसके और जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है उसके यूज से हमें ये निकालना है, और ये निकालना है कहाँ पे, एट h इक्वल टू 4 पे। तो यहां से देख लो बच्चों, dh बाई dt की जो वैल्यू आ रही है दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/पाई, और 3h स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1/3h स्क्वायर, और h की जगह पे हम कितना रख देंगे बच्चों, 4 रख देंगे। तो जैसे 4 रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी 1/पाई इंटू 3 इंटू 16, और इसको और सुंदर से लिखने की कोशिश करेंगे, क्यूट सा इक्वेशन बना दो इसको, ठीक है। तो दिस बिकम्स योर 1/3 48 पाई, और यूनिट लिखना ना भूलें, द यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे हाइट है, ठीक है। तो इसको भी छाप लीजिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके या स्लो मोशन में करके देखते रहिएगा, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, एन इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन बोला जाए तो कोन कैसा होगा, कोन कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, या अगर हो रही होगी तो ये ऐसा कोन बन गई, ठीक है। इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये इन्वर्टेड कोन बन गया एक, ठीक है। हमारे पास क्या बन गया, अरे यार ये तो फिगर ही गलत हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है तो सही, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो ये बात करते हैं, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगी, हाँ यहां तक तो हमने कवर कर लिया बच्चों। अब क्या दिया हुआ है, कोन 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी कि रेडियस यहां से यहां तक r हो गई आपकी कितनी 10, सॉरी r हो गई आपकी 5, ठीक है। और क्या बोल रहा है, डीप, डीप मींस बोले तो हाइट, दिस इज 10, ठीक है, ये 10। अब क्या बोल रहा है, वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट द रेट ऑफ 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इसमें भी क्या, उसमें बालू डाला जा रहा था और यहाँ पे पानी डाला जा रहा है, क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पे आपकी dv बाई dt की जो वैल्यू दिया हुआ है दिस इज 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, चलो ठीक है ये तो मान लिए। और यहाँ पे r और h में कोई रिश्ता ही नहीं दिया हुआ है। एट व्हाट रेट द वाटर लेवल इज राइजिंग इंस्टेंट व्हेन डेप्थ इज 6, यानी कि नीचे से हाइट, हाइट की बात करते हैं, डेप्थ मतलब ऑब्वियस सी बात है ये नीचे डेप्थ हो गया, बट नीचे से बात करते हैं तो नीचे से हाइट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है दिस h dh बाई dt की डिमांड कर रहा है कहां पे, एट h इक्वल टू 6। नीचे से हाइट बोलेंगे और ऊपर से डेप्थ बोलेंगे, ठीक है। तो देख लो क्या बच्चों, कहानी वही है, बट इस सिचुएशन में सर r और h भी नहीं दिया है, तो r और h जब तक निकालेंगे नहीं, हम यहां से कुछ कुछ कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, यहां से हम ऑफ कोर्स क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, बाई dt इक्वल टू 3। बट इसके आगे क्या करेंगे सर, r और इसमें रिश्ता दिया ही नहीं है, तो हम मान लेंगे, देखो क्या करते हैं, मान लेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, कहां पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो इसकी कोन का जो है ना, पानी यहां तक आया है, कहां तक आया है, पानी यहां तक भरा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे तुम बताओ कि यहां से यहां तक की जो रेडियस है ये मान लेते हैं दिस इज r, ठीक है।
मान के चल रहे हैं कि ये रेडियस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, ये पर्टिकुलर रेडियस आर हो जाएगी, ये तो 5 है, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट है, दिस इज योर एच, ये मान के चल रहे हैं। अब देखो क्या अगर हम कुछ मार्क कर देते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे ओ, ठीक है, ए बी सी डी, तो ध्यान से देखो ये एक ट्रेंगल बनती हुई नजर आ रहा है क्या, ये, ठीक है। तो दो ट्रेंगल हमें सिमिलर दिख रहे हैं। कौन कौन से ट्रेंगल सिमिलर दिख रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों। ट्रेंगल, बड़ा वाला ट्रेंगल सी डी ओ इज सिमिलर टू ट्रेंगल सी डी ओ इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए बी ओ। ये चीजें चमक गई सबको। अगर ये दिख गई तो फिर से वही कहानी है कि इसका अगर दो ट्रेंगल सिमिलर है तो इसका साइड का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो कैन वी राइट, बड़े वाले ट्रेंगल का रेडियस इज 5 और छोटे वाले का r, ठीक है। और बड़े वाले ट्रायंगल का जो लेंथ है, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल का जो हाइट है दिस इज 10 बाई छोटे वाले ट्रायंगल का जो हाइट है दिस इज h। यहां से हमें किसको रिप्लेस करना है, r को रिप्लेस करना है। तो यहां से 5 2 जा 10 और यहां से क्या हो जाएगा r, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, दोनों को रेसिप्रोकल ले लेते हैं, या ऐसे भी लिख लो क्रॉस मल्टीप्लाई 2r इक्वल टू h। यहां से r की वैल्यू आ गई h बाई 2। तो इसको भी हम अपने कंसीडरेशन में रखेंगे जो फिगर से बन के आया है, ठीक है। सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है। r की जगह पे h बाई 2 रख देते हैं तो 1/3 पाई तो बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ h बाई 2 का होल स्क्वायर, h बाई 2 का होल स्क्वायर और इंटू h बाई डी टी इक्वल टू 3। कुछ और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या हो गया यहाँ पे, ये 1/4, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा, तो दिस बिकम्स 1/4, ठीक है। 4 इंटू 3 1/12 और ये पाई हो गया, डेरिवेटिव ऑफ h क्यूब बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसको राइट साइड भेज देते हैं, तो दिस बिकम्स योर 3h स्क्वायर, पूरा लिखने की जरूरत है क्या, 3h स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dh बाई डी टी, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 36 बाई पाई। और बात करते हैं, इससे काट सकते हो, दिस इज 12 टाइम्स में। h की जगह पे कितना रखना है, 6 रखना है, तो h की जगह पे 6 रख देंगे तो ये बिकम्स 36 dh बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू 12 बाई पाई, ठीक है। तो यहां से भी काट सकते हैं, 12 3 जा 36 और यहां से जो dh बाई डी टी की वैल्यू आ रही है तो ये आ रही है एट h इक्वल टू 6 पे कितना आ रही है 1/3 पाई और ये हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको भी छाप लीजिएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग आंसर अपना मैच कर लीजिएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ फिर से इसमें फिगर बनाना पड़ेगा, बिना फिगर का पॉसिबल ही नहीं है ना, कुछ जमाना में फायदा ही नहीं है बिना फिगर का, ठीक है, फायदा ही नहीं है। तो A man is moving away from a tower 41.6 मीटर हाई, ठीक है। एक टावर है, ठीक है, टावर है, इस टावर की जो हाइट है दिस इज 46.1 मीटर है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जिन बच्चों को एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं पता है, सपोज ये टावर है, ठीक है, ग्राउंड है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है, इंसान खड़ा है और ये ऐसे जो देख रहा है ना यहाँ से, तो जो ये जिस एंगल बनती है ग्राउंड लेवल के साथ और जो टॉप जहां दिखता है तो उसके बीच की एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अच्छा, यानी निकालना क्या है आपको, फाइंड द रेट एट विच एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर इज चेंजिंग, यानी कि आपको निकालना बेसिकली है डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी निकालना है when distance of 30 मीटर फ्रॉम द फुट एट x इक्वल टू 30 पे निकालना है, कुछ ऐसा। तो देखते हैं क्या हो रहा है ये, ठीक है। हाँ, एक और चीजें बताई है बच्चों यहाँ पे कि तो हाइट ऑफ द मैन इज 1.6 मीटर। तो मान लेते हैं कि आदमी कहीं कुछ यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज 1.6 मीटर, इसके करस्पॉन्डिंग ये भी हो जाएगा 1.6 और टोटल हाइट कितना है टावर का 41.6 है, टोटल हाइट 41.6 है, तो 1.6 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। और देखो बच्चों यहां से अगर हम जोड़ देते हैं ये आदमी की जो ये आंख है ना, आंख कैसे बनता है पता नहीं, बना लेना सब, आंख जैसे भी हो। तो यहां से जो देख रहा है ये, ठीक है, थोड़ा सा
मिस्टेक हो जा रहा है बच्चों। ये जो आईज है यहाँ से, ठीक है, जो आईज है दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आदमी जो ये ग्राउंड से जो खड़ा है ना, ये कितने दूरी पे खड़ा है, x यूनिट पे खड़ा है, और पूछ रहा है कि जब x इक्वल टू 30 मीटर होगा तो उस टाइम पे डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हमें पास अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें dx बाई डी टी की वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या, यस दिया हुआ है। तो यानी कि एक और चीज गिवन है कि आदमी किस रेट से मूव कर रहा है, dx बाई डी टी से मूव कर रहा है, दिस इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, और ये तो निकालना है आपको। और डी थीटा, तो यानी कि हमें डी थीटा बाई डी टी निकालना है और डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, अनटिल एंड अनलेस थीटा और टी में हमारे पास रिश्ता नहीं आएगा तो कोई संबंध नहीं बनेगा, तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस फिगर को देख करके बताओ कि x और 40 जहां पे आ रहे हैं, जिस भी ट्रायंगल में अगर एंगल आ रहा है 40 आ रहा है, x आ रहा है, उसका t रेशियोज कोई भी ऐसा, जैसे कि इस एंगल के लिए अगर ये वैल्यू पता है, इस ट्रायंगल की बात करते हैं सपोज ए बी सी, ठीक है, तो इसमें ये बेस का काम कर रहा है, ये हाइपोटेनस का, ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो बेस और परपेंडिकुलर पता है तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 40 बाई x, ऐसे लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं सर। तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इसके बाद से हम लोग और क्या कर सकते हैं, या और जैसे कि सुंदर से लिखना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर tan थीटा रहने दीजिए क्योंकि हमें आगे डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cot थीटा इक्वल टू x बाई 40। हाँ सर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, डी थीटा बाई डी टी क्रिएट करना है और डी एक्स बाई डी टी भी क्रिएट करना है, क्योंकि उसकी वैल्यू दी हुई है। तो हम दोनों साइड विथ टी से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है, इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। रही बात 40 की, तो 40 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर 1/40 कांस्टेंट में रख देते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा इनटू डी थीटा बाई डी टी, और थोड़ा थोड़ा फील आने लगा हुआ है कि हमें यही वैल्यू चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो डायरेक्ट आपको पता है, डी एक्स बाई डी टी इज 2 इंटू 1/40 दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/20। चलो यहां तक तो पहुंच गए, या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ये। ठीक है, अगला स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा की डेरिवेटिव जरा बताओ। कॉट थीटा की डेरिवेटिव जहां तक हमें पता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/20। अब हम बात करते हैं बच्चों कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर लेकर के आते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा और ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी थीटा बाई डी टी, कुछ इस तरीके से बन रही है। ठीक है, 1/20 तो है ही, माइनस साइन आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा नीचे में आएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन स्क्वायर थीटा का, तो इसको ऊपर में लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बच्चों बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा हमें क्या पूछा है, एट x इक्वल टू 30 पूछा है ना, तो x इक्वल टू 30। सर यहाँ पे जो थीटा में है x की वैल्यू कहाँ पे रखें, तो क्या ये ट्रायंगल जो बनाए थे तुम, ठीक है, अगर ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा 40 है, तो क्या इस लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। सही है, और ये तीनों साइड पता चल गया, तो क्या हम साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो देखो इसको हम कैसे लिख रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन सर लग रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू कुछ इस तरीके से आएगी -1/20, ठीक है, इनटू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख रहे हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 40 बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर इज 1600, ठीक है, प्लस x का स्क्वायर, और x की जगह पे कितना रखना है, 30 रखना है, तो x की जगह पे 30 रखेंगे तो ये बन जाएगा 900, और ये 2 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आएगा देख लो बच्चों, 20 डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी की बात करते हैं तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2500, 2500 की बात करते हैं तो माइनस, देख लो बच्चों कितना आ रहा है, 2500, तो ये आ जाएगा -25, तो ये आ रहा है 2 बाई,
ठीक है। 2500 का रूट कितना होता है, 2500 का रूट हो जाएगा 25 का 5, 100 का 10, तो 50, ठीक है। और ये बन करके आ जाएगा, और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी की जो वैल्यू आ रही है दिस इज -1/25। ये कुछ नहीं आता है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं आता है। दिस इज द रेडियन पर सेकेंड, इतना तो नहीं आता है, ठीक है। चेक कर लो, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा। अब मिस्टेक कहाँ हुआ है ये देखना पड़ेगा। कॉट थीटा इक्वल टू x/40 सही है, ठीक है। कॉट थीटा की डेरिवेटिव की बात करते हैं तो कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी तो सही लिखा हो गया है, ठीक है। और इधर बात करते हैं हम dx/dt, क्वेश्चंस को पढ़ लेने दो। 30 मीटर अवे, ठीक है, ये भी बात सही है। और d थीटा बाई डी टी, तो दिस इज 2। अगर x की बात करते हैं हम, यार देखो बच्चों कहाँ पे गलती है ये, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, चलो यहाँ तक तो सही है। अब साइन स्क्वायर का वैल्यू, अच्छा गलती यहाँ पे हुआ है, ठीक है, गलती यहाँ पे हुआ है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको सुधार लेना, क्योंकि हमें याद है क्लास में मैं क्वेश्चंस कराया था तो आंसर कुछ और आ रहा था, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा -1/20 तो है ही, साइन स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा ना परपेंडिकुलर, दिस इज 40 का स्क्वायर, ठीक है, बाई इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1600 प्लस 900, और ये कुछ खत्म हो जाएगी, रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगी -1/20 इंटू ये आ जाएगी कितना 1600, और नीचे आ जाएगी आपकी 2500, ठीक है। ये गया, 4 से काट सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और ये वैल्यू आ जाएगी -4/125, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द राइट आंसर, इसको लिख लीजिएगा लोग। तो उम्मीद है बच्चों ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर आप लोग को ये रेट मेजर पार्ट कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है। रेट मेजर पार्ट कंप्लीट करते हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया होगा हमको लगता है। तो वैसे भी हमने क्लास में ये 3 से 4 लेक्चर्स में पढ़ाए थे, और यहाँ पे उसको कोशिश की है एक लेक्चर्स में कंप्लीट करने के लिए, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा बच्चों, ठीक है। तो अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है, एक कार है जो पॉइंट P से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, एंड एट t इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है t इक्वल टू 0। आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिक्स, ठीक है, ये फिजिक्स का पार्ट है, बट स्टिल मैथ्स को यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट अस ट्राई कि मैथ्स को यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस को। और ये एक क्यू पे है, पहुंच रही है, ठीक है, क्यू पे पहुंच रही है। द डिस्टेंस x इन द मीटर इज कवर्ड बाई, जो x है, ठीक है, ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3, इस इक्वेशंस को फॉलो कर रही है। यानी कि t की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हमारा डिस्टेंस कवर्ड आते जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द पॉइंट q। तो बच्चों अगर ये पार्टिकल जो भी है अगर ये मूव करते करते q के पास पहुंचेगी तो यहाँ पे जाकर के रुक जा रही है, तो यानी कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही होगी 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रही होगी t इक्वल टू 0 रख दो, जरा चेक कर लो, t ये भी 0, यानी कि कुछ स्पीड से बढ़ी है फिर जाकर के रुक गई है, ठीक है। देखते हैं क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय टू रीच द पॉइंट q, यानी कि d टाइम पूछ रहा है, t पूछ रहा है, t, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि वेलोसिटी हमें पता है कि जब q पे पहुंचेगी तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और वेलोसिटी क्या होता है, वी नो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, यानी डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वैल्यू निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू बाई 3 बाई टाइम। तो ये वैल्यू आ रही है कुछ 4t स्क्वायर और माइनस 3t स्क्वायर। चिल्लाने नहीं लगो बच्चों, समझ गए कहाँ चिल्ला रहे हो तुम लोग, ठीक है, बाई 3, ये 3 से 3 कट गया, ठीक है, और कुछ ऐसा आ गया। तो इसको 0 से इक्वेट करते हैं, 4t माइनस टी स्क्वायर को 0 से इक्वेट करते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, t विल बी टेकन एज कॉमन, तो दिस इज 4 माइनस
t एंड दिस इज इक्वल टू 0, या तो t आपकी 0 होगी या t इक्वल टू 4 होगी। यानी कि कुछ ऐसा इक्वेशन दिया गया है, कुछ ऐसी स्पीड कवर कर रही है, कुछ ऐसा स्पीड से चल रहा है कि t इक्वल टू 0 पे तो उसका स्पीड 0 है ही, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 कब हो रही है, जब टाइम उसका क्या हो जा रहा है, 4 सेकेंड हो जा रहा है। तो यही निकालना था, तो t इक्वल टू 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू t इक्वल टू 4 हो जाएगा। और इसके बाद से एक और क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द क्यू, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का बेसिक फार्मूला होता है, आपकी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, ठीक है, या ऐसे ही बोल सकते हैं जब t इक्वल टू 4 है तो डिस्टेंस के लिए आप t को 4 पे रख दें, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 16 माइनस t का 4 का पावर 3। 4 का पावर 3 कितना होता है बच्चों, 4 का पावर 3, व्हाट इज 4 का पावर 3, 16, 64 बाई 3, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। तो दिस इज 32 माइनस 64 बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 64 बाई 3, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगी 2, ये 3 बाई 3। तो ये 33 क्या है, डिस्टेंस तो कुछ जिक्र ही नहीं किया है, फ्रॉम पी डिस्टेंस x मीटर में है, ठीक है, तो दिस विल कमिंग आउट मीटर। तो x यानी कि जो डिस्टेंस आ रही है, कहने का मतलब है बच्चों इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमने कंसेप्ट को समझ लो कि P से स्टार्ट किया था, Q पे पहुंचे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 था T पे, और फाइनल वेलोसिटी भी जब जा करके रुक रहे हैं तो 0 हो जाएगी। और हमें पता है वेलोसिटी इज dx बाई dt, x का फंक्शन ऑफ t यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकाले हैं, यहाँ से हमें टाइम आ गया है, कहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, टाइम पता चल गया है, तो आपका ये डिस्टेंस कवर्ड के लिए एक फंक्शन दिया गया है, t की वैल्यू आप रखते जाएंगे अलग अलग टाइम इंटरवल पे, ठीक है, 4 पे तो जाके रुक ही गया है, t इक्वल टू 1 रखेंगे तो बताएगा कितना डिस्टेंस कवर किया है, t इक्वल टू 2 रखेंगे तो पता चलेगा कितना डिस्टेंस कवर किया है, t इक्वल टू 3 रखेंगे तो पता चलेगा कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, और t इक्वल टू 4 पे तो 0 हो गया है, तो 32/3 मीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये जो रेट मेजर का लेक्चर था समझ में आया होगा। हम लोगों ने काफी अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को कोशिश करना है आप लोग एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को पॉज करके सेल्फ से सॉल्यूशंस बनाने के लिए अगर बना ले रहे हो तो आप लोग काफी अच्छे कंडीशंस में हो, ठीक है। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दिस क्वेश्चंस, ये आपके जेईई मेंस और एडवांस के लिए नहीं है, ठीक है, उसके लिए हम अलग से एक लेक्चर अपलोड कर देंगे, जब हम उसके लिए अलग से लेक्चर अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस का जो टफनेस है, लेवल ऑफ टफनेस है जो क्वेश्चंस में थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। बट ये सीबीएसई बोर्ड के लिए और बिहार बोर्ड के लिए मोर देन इनफ है इतने प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो आप लोग ये स्लाइड को देखिए, वीडियो को देखिए, ध्यान से घर पे बैठे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, हमसे कनेक्टेड रहिए, जो भी दिक्कत होगा बेशक आप लोग फ्री रहिए, हमसे जब भी पूछ सकते हैं क्लास में आकर के, ठीक है। मिलते हैं लोग फिर से आप लोग को समर वेकेशन के बाद, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और कुछ नहीं, ठीक है।